ये पोएम लिखी है मार्गरेट एटवुड ने, जो कि एक कनेडियन राइटर हैं। पोएम्स लिखती हैं, नॉवेल्स भी लिखती हैं, बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, बहुत फेमस राइटर हैं। ये लिखती हैं ह्यूमन फीलिंग्स के बारे में, लाइफ के कुछ फैक्ट्स के बारे में, और इन्हें पढ़ने के बाद हमें ज़िंदगी पे एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, ज़िंदगी को देखने का एक नया तरीका सीखने को मिलता है। एटवुड बहुत ब्यूटीफुल पोएम्स लिखती हैं, उसी में से एक है ये पोएम अ सैड चाइल्ड, जो कि एक दिल को छू लेने वाली पोएम है। इस पोएम को वो एड्रेस करती हैं बच्चों को, टीनेजर्स को, जिनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली ग्रो अप करते करते, बड़े होते होते कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो उनको सैड कर देते हैं। पेरेंट्स ने डांट दिया, नंबर कम आ गए, जो क्रश है, जो लड़का या लड़की पसंद है, उसने जवाब नहीं दिया या उसने इग्नोर कर दिया, तो हम सैड हो जाते हैं। लेकिन मार्गरेट एटवुड हमें उस सैडनेस से उभरने के, उसको अवॉइड करने के, उससे बाहर निकलने के कुछ तरीके बताती हैं। बहुत ही इमोशनल पोएम है। ये पोएम रिवॉल्व करती है एक बच्चे के अराउंड, लड़का है लड़की ये नहीं बताया गया है, लेकिन वो बच्चा सैड है। उसकी सैडनेस का रीज़न भी पोएम में बताया गया है। रीज़न ऐसा है जो शायद सभी फेस करते हैं, लेकिन ऑल्दो हम सभी वो रीज़न फेस करते हैं, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द पोएम में मार्गरेट एटवुड एक ऐसा डीप मीनिंग बताती हैं ज़िंदगी का, जिससे हमें उस डिप्रेशन को, उस सैडनेस को फेस करने की हिम्मत मिलती है, लाइफ में एक नई डायरेक्शन मिलती है, और अंधेरे डिप्रेशन में एक छोटी सी रोशनी की किरण नज़र आती है। तो चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन समरी और एनालिसिस इस पोएम का, अ सैड चाइल्ड बाय मार्गरेट एटवुड। तो वो कहती हैं, यूर सैड बिकॉज यूर सैड। तुम उदास हो क्योंकि तुम उदास हो। उदासी एक ऐसी सिचुएशन है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप उदास हो तो आप उदास हो, लाइफ में ऐसी चीजें तो होंगी जिससे उदासी होगी, उनको अवॉइड करना तो पॉसिबल नहीं है। उनके कहने का मतलब यही है कि उदासी एक रियलिटी है, यू हैव टू फेस इट। आपको फेस करना पड़ेगा ये फैक्ट कि लाइफ में 100% खुश रहना 24/7 365 डेज ये पॉसिबल नहीं है। आपको कभी ना कभी तो उदासी का सामना करना ही पड़ेगा। इट्स साइकिक, इट्स द एज, इट्स केमिकल। तो वो कहती हैं कि ये उदासी किसी भी वजह से हो सकती है। मे बी इट्स साइकिक। साइकिक क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि हमारे दिमाग में कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो आप क्यों उदास हो, इसकी रीजन हो सकता है एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। समटाइम्स वी आर सैड जस्ट लाइक दैट। कभी कभी हम बस ऐसे ही उदास हो जाते हैं, हमें खुद को भी समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है। और कभी कभी इट्स बिकॉज ऑफ द एज। एज यानी जब हम बड़े होते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट करती है बॉडी, जिसकी वजह से सैडनेस बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट। वो उस उदासी उस ग्रोथ के साथ ही आती है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। मे बी इट्स केमिकल। उस ग्रोथ की वजह से, उन हार्मोन्स की वजह से आपकी बॉडी कुछ ऐसे केमिकल्स बना रही है कि आप सैड हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप क्यों सैड है। सो द पोइट मीन्स टू से कि सैडनेस एक नॉर्मल चीज है बढ़ते हुए बच्चों में। गो सी अ श्रिंक और टेक अ पिल। तो पोइट अब इस बात की सोल्यूशन देती हैं कि चाहे ये केमिकल की वजह से है, चाहे ये एज की वजह से है, चाहे ये साइकिक है, यू कैन डू दीज थिंग्स। क्या क्या? नंबर 1, यू कैन गो सी अ श्रिंक। आप किसी साइकियाट्रिस्ट को मिल सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपको उदासी फील हो रही है, कैसा फील हो रहा है, आप अपने इमोशंस उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आपको उस शेयरिंग से हेल्प मिलेगी। अगर आपकी सैडनेस हार्मोनल है, किसी केमिकल की वजह से है, ग्रोथ की वजह से है, तो हो सकता है आपको किसी टैबलेट की जरूरत हो। जाओ वो पिल ले लो, वो टैबलेट ले लो। और हग योर सैडनेस लाइक एन आईलेस डॉल। जैसे एक बच्चा अपनी डॉल को हग करता है, एक ऐसी डॉल जिसको खेल खेल के उसने उसकी आईज निकाल दी हैं, यानी कि उसकी बहुत पुरानी डॉल जिसके साथ वो काफ़ी टाइम से है। जब हम उसको हग करते हैं तो हमें आराम मिलता है, कंफर्ट मिलता है जब हम बच्चे होते हैं, राइट? तो वो कहती हैं कि अपनी सैडनेस को हग कर लो, उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको एम्ब्रेस कर लो, और मान लो कि वो आपकी फ्रेंड है, आपको यहाँ कुछ सिखाने आई है। उसमें अपना कंफर्ट ढूंढो, ना कि उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। ये भी एक सोल्यूशन है। और फिर वो कहती हैं, मे बी यू नीड टू स्लीप। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई है, इसलिए तुमको उदासी फील हो रही है। कभी कभी जब हमारी नींद नहीं पूरी होती तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और हमें सैडनेस लगने लगती है। तो वो कहती हैं, जाओ जाके थोड़ा सो जाओ, हो सकता है उससे तुम्हें बेटर फील होना शुरू हो जाए। और इसी के साथ आ जाते हैं हम अपने सेकंड स्टैंजा पे, और पोइट कहती हैं, वेल, ऑल चिल्ड्रन आर सैड बट सम गेट ओवर इट। देखो, कभी ना कभी सारे ही बच्चे सैडनेस फील करते हैं, उदास हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे वाइज होते हैं, वो उस सैडनेस से आगे बढ़ जाते हैं, वो उससे उबर जाते हैं, दे गेट ओवर इट।
काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी लाइफ में ये देखो कि बहुत अमेजिंग क्या चल रहा है। आपके सर के ऊपर रूफ है, आपके फ्रिज में फूड है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स हेल्दी हैं। ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। इन ब्लेसिंग्स को आप काउंट करो, आपको इमीडिएटली अच्छा फील होने लग जाएगा और आपकी सैडनेस गायब हो जाएगी। बेटर देन दैट, बाय अ हैट। और उससे भी अच्छी सोल्यूशन क्या है? एक हैट खरीद लो। आप जानते हैं शॉपिंग थेरेपी, कभी कभी जब हम शॉपिंग करते हैं तो हमारा मूड इंस्टेंटली अच्छा हो जाता है, और एक हैट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी अपीयरेंस को एकदम से ट्विस्ट कर देती है। तो वो कहती हैं कि एक सोल्यूशन ये भी हो सकती है, मार्केट जाओ, अपने लिए हैट खरीदो, वो हैट पहन के देखो, तुम एकदम से अपलिफ्ट हो जाओगे, एकदम से तुम्हारी सैडनेस चली जाएगी। बाय अ कोट और पेट। तुम एक कोट भी खरीद सकते हो, वो और शॉपिंग की बात करती हैं। या फिर एक पेट खरीद लो। ये तो बिल्कुल श्योर है कि हमारी लाइफ में पेट आ जाने से हमारी सैडनेस चली जाती है। दे डू सिली थिंग्स, दे डू फनी थिंग्स, जिनको देख के आप चाहे जितने भी सैड हो आप खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो कहती हैं एक पेट खरीद लो। मैं तो आपको बोलूँगी कि बच्चों को पेट्स रेस्क्यू करने चाहिए, रोड से उठा लो, कोई ऐसा पपी जिसको ज़रूरत है और जो शेल्टर में है उनको घर लेकर आओ। जब आप सैड हो, जब आप उस पपी को, उस किटन को जब आप खुश देखेंगे तो आपको अपनी सैडनेस दूर होती हुई नजर आएगी। टेक अप डांसिंग टू फॉरगेट। या फिर एक हॉबी ले लो, जैसे कि डांसिंग। आपने कभी किसी डांस करने वाले बंदे को उदास देखा है? कभी भी डांसिंग करने वाला बंदा सैड नहीं रह सकता। तो वो कहती है कि इस चीज़ को भूलने के लिए, जिस भी चीज़ ने तुमको सैड किया है उसको भूलने के लिए, यू कैन टेक अप डांसिंग। डांस क्लास ज्वाइन कर लो, डांस शुरू कर दो। अभी तक पोएट हमें पोएम में यही बता रही हैं कि सैडनेस एक रियलिटी है, हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन अगर हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो हमें कुछ ऐसे तरीके ढूंढने होंगे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के, जिससे हम उस सैडनेस के बारे में भूल जाएं, या हम उस सैडनेस का इलाज करा लें, किसी साइकियाट्रिस्ट से मिल ले, कोई दवाई ले ले, कोई हॉबी ढूंढे। लेकिन वी हैव टू मेक आवर पीस विद इट। और इसी के साथ आ जाते हैं हम अपने थर्ड स्टैंजा पे। Forget what? Your sadness, your shadow, whatever it was that was done to you the day of the lawn party. When you came inside flushed with the sun, your mouth sulky with sugar, in your new dress with the ribbon and the ice cream smear, and said to yourself in the bathroom, I am not the favorite child. तो वो बच्चा या बच्ची जिसको ये पोएम एड्रेस की जा रही है, जिसको पोइट ये सारी सोल्यूशन सजेस्ट कर रही हैं, वो क्यों उदास है? क्योंकि देखिए स्टैंजा की लास्ट लाइन में उसको पता चल रहा है कि आई एम नॉट द फेवरेट चाइल्ड। शायद उसको आज किसी बात से ये महसूस हुआ है, पेरेंट्स के किसी एक्ट से उसको ये पता चला है कि वो एक फेवरेट चाइल्ड नहीं है, वो अपने माँ बाप का सबसे पसंदीदा बच्चा नहीं है। फॉरगेट व्हाट? ये हॉबीज़ ज्वाइन करके साइकियाट्रिस्ट के पास जाके तुम क्या भूलना चाहती हो? अपनी सैडनेस, अपनी शैडो, वो सैडनेस जो तुम्हारे साथ परछाई की तरह चल रही है। वट एवर इट वॉज दैट वॉज डन टू यू द डे ऑफ द लॉन पार्टी। और ये किस दिन हुआ? किस दिन उसे पता चला कि मैं एक फेवरेट चाइल्ड नहीं हूँ? जिस दिन उसके घर में लॉन पार्टी थी। वेन यू केम इन साइड फ्लश्ड विद द सन, और तुम अंदर आई, तुम्हारा चेहरा पूरा लाल हो गया था सन से, क्योंकि पार्टी लॉन में थी। योर माउथ सल्की विथ शुगर, या माउथ सल्की विथ शुगर, इसका मतलब ये है कि उसके माउथ में अभी भी उस शुगरी ट्रीट का टेस्ट था जो उसने थोड़ी देर पहले अभी पार्टी में खाई थी। यानी शी वॉज हैविंग अ गुड टाइम अभी थोड़ी देर पहले तक ही। यानी कि उस पार्टी में कुछ ऐसा हुआ कि जो शुगरी ट्रीट वो खा रही थी, उस ट्रीट से उसको प्लेजर मिलने की बजाय उसने उसे ग्रम्पी कर दिया था, सल्की कर दिया था, उदास कर दिया था। यानी कि कुछ ऐसा हुआ है कि उस ट्रीट की वजह से ही उसकी सैडनेस कॉज हुई है। कैसे? चलिए देखते हैं। इन द न्यू ड्रेस विद द रिबन एंड द आइसक्रीम स्मीयर, जबकि तुम्हारे पास एक नई ड्रेस थी, उस ड्रेस पे रिबन था, लेकिन उस ड्रेस पे आइसक्रीम का दाग लगा हुआ था। तो शायद इस बच्ची को उस दिन डांट पड़ी थी, क्योंकि उसकी नई ड्रेस जो इस पे रिबन लगा हुआ था, जो एक फैंसी ड्रेस थी, परहैप्स बहुत एक्सपेंसिव रही होगी, उस पर आइसक्रीम गिर गई थी, जिसके लिए उसे पार्टी में शायद सबके सामने डांटा गया था। एंड सेट टू योर सेल्फ इन द बाथरूम, और तुम उदास हो कि जब अंदर आई और तुम बाथरूम में गई, तब तुमने अपने आप से ये कहा, आई एम नॉट द फेवरेट चाइल्ड। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से वो बच्ची उदास है। तो अब आपको समझ में आया क्यों उस शुगरी ट्रीट की वजह से उसके माउथ में एक सल्की टेस्ट था? क्योंकि उसी स्वीट ट्रीट की वजह से उसको शायद डांट पड़ी थी कि उसकी ड्रेस पे उसी ट्रीट की वजह से दाग लग गया था, और उसी वजह से उसको रियलाइज़ हुआ था कि शायद अब वो अपने पेरेंट्स की फेवरेट चाइल्ड नहीं है।
यहाँ पर एटवुड ने इमेजरी का यूज़ किया है। इमेजरी एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिससे रीडर्स के माइंड में एक इमेज क्रिएट की जाती है, एक पिक्चर क्रिएट की जाती है। तो जब हम ये पिछली लाइंस पढ़ रहे थे तो शायद आप लोगों ने भी एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची को पिक्चर किया होगा जिसने एक ब्यूटीफुल रिबन वाली ड्रेस पहनी है, उसकी ड्रेस पे एक आइसक्रीम लगी हुई है, वो लड़की अपने लाल गालों के साथ अंदर आ रही है, बाथरूम में अपने आप को बंद कर रही है, रो रही है और सैड हो रही है और अपने लिए सॉरी फील कर रही है। तो इस तरह से वर्ड्स के थ्रू इमेज क्रिएट करने को पोइट्री में इमेजरी कहते हैं और इमेजरी से एक पोएम की लिटरेरी क्वालिटी बढ़ जाती है और रीडर्स को उसको पढ़ने में और जॉय मिलती है और प्लेजर मिलता है। और अगले स्टैंजा में स्पीकर उस बच्ची को प्यार से एड्रेस करती है और एक बहुत हैवी और डीप और मीनिंगफुल मैसेज डिलीवर करती है और वो कहती हैं, माय डार्लिंग, when it comes right to it, and the light fails and the fog rolls in, and you're trapped in your overturned body under a blanket or a burning car. तो अब फिर से इमेजरी का यूज़ करते हुए स्पीकर एक ऐसा सीन इमेजिन करती हैं जिसमें उस बच्ची की लाइफ ख़त्म हो रही है, यानी कि जिस भी तरह से वो इस दुनिया से जाने वाली है। एक कार एक्सीडेंट में परहैप्स, जिसमें वो कार जल रही है, उस कार में उसकी पलटी हुई बॉडी पड़ी हुई है, या फिर उसकी बॉडी को ब्लैंकेट से ढका गया है, शायद एम्बुलेंस उसकी बॉडी को लेकर जा रही है, पुलिस उसकी बॉडी को लेकर जा रही है। उस टाइम पे जब लाइट फेल्स यानी वो अपनी लाइफ के एंड पे आ चुकी है और वो ज़िंदगी और मौत के उस बाउंड्री पे खड़ी है जहाँ पे ऐसा लग रहा है रोशनी उससे दूर 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 जा रही है और वो अंधेरे की तरफ जा रही है, यानी कि डेथ का सीन इमेजिन किया जा रहा है। एंड द फॉग रोल्स इन, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोहरा छाता जा रहा है। एंड द रेड फ्लेम इज सीपिंग आउट ऑफ यू, और उस बर्निंग कार की वजह से तुम्हारी भी बॉडी में आग लग गई है, तुम में से रेड फ्लेम निकल रही है, तुम्हारी बॉडी जल रही है। एंड इग्नाइटिंग द टामैक बिसाइड योर हेड, और उस गर्म बॉडी से, तुम्हारी बॉडी से उस टामैक को भी आग लग रही है जो तुम्हारे हेड के साइड में है, यानी कि उसकी बॉडी को वो इमेजिन करती हैं कि शायद वो सड़क पे पड़ी हुई है और सड़क का पत्थर गर्म हो रहा है उसकी बॉडी की हीट से। और एल्स द फ्लोर, या हो सकता है वो ऐसे ना मरी हो सकता है वो कहीं फिसल गई हो, किसी फ्लोर पे पड़ी हो उस वक्त पे, या पिलो, या हो सकता है वो शांति से मरी हो, उसको कोई हार्ट अटैक आ गया हो बूढ़े होने के बाद तो वो पिलो पे लेटी हुई हो। जिस भी तरह से वो इस दुनिया से जाएगी, none of us is, or else we all are. None of us is a favorite child anymore, और एल्स वी ऑल आर, या हम सारे ही फेवरेट चिल्ड्रन हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जब मौत आती है, जब ज़िंदगी ख़त्म होती है, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, हार्ट अटैक से हो, फिसलने से हो, किसी और चीज़ से हो, इन डेथ we all are the same. No one is a favorite, no one is less favorite, no one is more preferred. डेथ मेक्स अस ऑल इक्वल। सभी को मरना है, सभी को इस दुनिया से जाना है, और मौत के वक्त पे ना कोई गरीब होता है, ना अमीर होता है, ना हैप्पी होता है, ना सैड होता है। डेड बॉडी सिर्फ डेड होती है और उसमें कोई फेवरेट्स नहीं होते। तो ऑल्दो उनका मैसेज बहुत डार्क है, लेकिन ये एक बहुत मीनिंगफुल मैसेज भी है कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हमें लाइफ मिली है ये बहुत लिमिटेड है। सिर्फ कुछ 70-80 ईयर्स के लिए हम इस दुनिया में आते हैं, अगर कोई एक्सीडेंट हमें उससे पहले ना ले जाए तो हमें इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखना है और अपनी ज़िंदगी को एक ट्रांजिटरी, एक शॉर्ट जर्नी की तरह जीना है, एन्जॉय करना है। छोटी मोटी बातों से सैड और डिप्रेस नहीं हो जाना है, छोटी मोटी बातों पर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने नहीं निकल जाना है। ये याद रखो कि मौत सबके लिए आएगी, चाहे हम जैसे मर्जी जाएं, और मौत में हम किसी के फेवरेट या लेस प्रेफर्ड नहीं होते। मौत सबको बराबर ही लेकर जाती है और सभी को लेकर जाती है। वी आर ऑल इक्वल इन डेथ। वी हैव टू रिमेंबर दैट एंड ब्रश आवर सैडनेस अवे। और इसी के साथ ये पोएम खत्म होती है और सेंट्रल आइडिया यही है, सैडनेस एक रियलिटी है, एक नॉर्मल सी चीज़ है। जितनी जल्दी हम उसे एक्सेप्ट कर ले या उससे दूर होने के तरीके ढूंढ लें उतना बेटर है। लाइफ शॉर्ट है, सबको यहाँ से चले जाना है। डेथ में कोई किसी का फेवरेट या लेस प्रेफर्ड नहीं है, डेथ में सब इक्वल हैं। तो इससे अच्छा कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी मिजरेबल होके, उदास होके, डिप्रेशन में गुजारें, अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट समझें, अपने आप पे पिटी करें या अपनी सिचुएशन को खुद ही और उदास करते चले जाएं, डार्क करते चले जाएं। उससे अच्छा है कि हम ज़िंदगी को एंजॉय करें, बिकॉज डेथ इज़ गोइंग टू कम for us one day. We have to realize that message and we have to enjoy our short life being happy and spreading joy rather than being sad and depressed.
तो यही था इस ब्यूटीफुल पोएम का मैसेज। आई होप आपको इस पोएम से बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आज से आप थोड़े ज़्यादा खुश रहेंगे सैडनेस के आसपास होने के बावजूद, और आपको ज़िंदगी जीने का एक नया पर्सपेक्टिव इस पोएम ने दिया होगा। और मैं डेफिनेटली ये होप करती हूँ कि इस वीडियो से आपको ये पोएम एटलीस्ट समझ आ गई होगी, ताकि आप अपने एग्जाम में इसको ठीक से अटेम्प्ट कर पाएं और एटलीस्ट वो एग्जाम आपकी सैडनेस का कारण ना बने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ब्यूटीफुल पोएम के बारे में जान पाएँ, इसको समझ पाएँ और इससे फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे।